सर हमारा लॉ ऑफ पीरियड्स हो गया था। वेरी गुड, लॉ ऑफ पीरियड्स हो गया है। इसका मतलब आज हमको इसके आगे पढ़ना है। वेरी गुड, चलिए लॉ ऑफ पीरियड्स हो गया है। यस, तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है, लिखिएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका एक नाम और भी है, क्योंकि इसके बारे में न्यूटन ने बताया था, तो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो इसके दो नाम होते हैं। फर्स्ट नेम यूनिवर्सल अभी लॉ, और दूसरा होता है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज न्यूटन ने की थी। यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं ये अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो इस यूनिवर्सल लॉ को समझो। इस लॉ के हिसाब से साइंटिस्ट, जो न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये तो अपना हम लोग बात कर चुके हैं कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी बॉडी हैं, सिस्टम है, दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। ये सभी एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी ओर, इसलिए दुनिया आपस में बनी हुई है, यूनिवर्स बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, हाँ, वन थिंग में बड़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स हैविंग only attractive nature. ध्यान देना बेटा, it is never repulsive. It is never repulsive. ये कभी भी दूर नहीं करता चीजों को, सिर्फ पास लाता है। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। जी क्या करता है कि हमेशा पास लाता है। फोर्स दोनों तरह के होते हैं बेटा, अट्रैक्टिव नेचर के भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं, लेकिन ये रिपल्सिव नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव है। तो ये कहा गया कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। क्या आप बस कोई मुझे बताएगा? मैंने आपको बताया था, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशन? क्या है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? बताइए, कौन है इसके पीछे? मास। वेरी गुड, वेरी गुड, यही मैंने बताया था आप लोगों को, मास। तो न्यूटन ने दो नियम बताए, दो चीज बताई उसने। उसने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। मीनिंग, उन्होंने कहा कि जो भी दो बॉडी है या दो सिस्टम है या दो पार्टिकल है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है, नंबर एक, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। मतलब मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ता है, मास कम होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये नियम बताया था किसने? साइंटिस्ट न्यूटन ने। तो लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two particles or bodies, between two particles or bodies or system is directly proportional to the
is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक, ओके। अब समझिए इस चीज को। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, सामने देखिए। ये देखो बेटा, हमने आपसे कह रहे हैं कि ये एक बॉडी है, एक ये दूसरी बॉडी है, ये इनका सेंटर है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r मान, ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, राइट? सो प्लीज मेक दिस डायग्राम इमीडिएटली। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। सर डन। गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चों होंगे आप लोगों का? यस सर। यस सर। अब मैं आपको क्या लिखवाने वाला हूँ? मैं लिखवाऊंगा कि हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी A है, एक बॉडी B है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, और इनके बीच में देखो ये दोनों ही एक दूसरे को खींच रही हैं अपनी तरफ, फोर्स F लग रहा है, ठीक है? तो लिखिए, let us consider two bodies A and B having masses m1 and m2 respectively, and the distance between them is r. If both body exerted a force capital F to each other, then according to universal law of gravitation, क्या कहता है? F proportional to, लिखिए, that is F proportional to m1 m2, ये बताना है हमने को कि force of attraction is directly proportional to the product of their masses,
ठीक है। एंड F proportional to 1/r²। आगे बढ़ क्या कहा था, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली मतलब नीचे, अपोजिट, स्क्वायर इसका उस डिस्टेंस का जो दोनों के बीच में है। अब ये दोनों एक ही फोर्स की बात हो रही है तो दोनों को मिला दो। देखो कंबाइनिंग बोथ, जब दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग बोथ F proportional to m1 m2 upon r², right? F proportional to m1 m2 upon r², और F is equal to G m1 m2 upon r²। F is equal to G m1 m2 upon r²। आप सभी को पढ़ लिया होगा, छोटे क्लास में बताते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। एक कांस्टेंट देखो, ये हो गया F is equal to G m1 m2 upon r²। अब देखिए, where G is constant, where G, capital G, is a constant, and it is known as universal gravitational constant। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। एंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू, एंड इट्स वैल्यू इज G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square। न्यूटन, ये वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। ये ठीक। अब बच्चों यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यदि आपको F की वैल्यू बढ़ानी है तो बताओ अक्षता, मीना, यस सर। बताओ कि यदि आप चाहते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाना है तो वो किस किस तरीके से बढ़ सकता है। जानवी, सर मास इंक्रीज करके या डिस्टेंस? मास क्या इंक्रीज करके, हाँ, और डिस्टेंस भी। क्या बात, नो नो नो, कोई गलती नहीं सर, डिफरेंस कम करके। हाँ, यदि आपको फोर्स बढ़ाना है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो उनका मास बढ़ा दो, दोनों में से किसी एक का, या दोनों का बढ़ा दो। नंबर 2,
या उनका डिस्टेंस कम कर दो। अच्छा, अब उल्टा, यदि हमको फोर्स कम करना है तो क्या करेंगे, या तो मास को कम कर दो या फिर डिस्टेंस को बढ़ा दो। आई बात समझ में बेटा आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. यस। अब अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट, यही था ना? तो मैंने ये भी कहा कि इट इज आल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ, है ना, बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी वो न्यूटन ने की थी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इसे यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए। टॉपिक क्या है? क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लिखिएगा, क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन is known as universal law of gravitation. Newton's law of gravitation is known as universal law of gravitation. Full stop. Why? Why? मतलब हम इसे कुल मिला के यहाँ मीनिंग क्या है, हम इसे यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल वर्ड का मतलब क्या होता है? जो हर जगह हो, पूरे यूनिवर्स में फैला हो, जो हर जगह एप्लीकेबल हो। हम ये देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि चूंकि ये हर जगह, हर स्थिति में, हर तरह से काम करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? तो लिखिएगा, आंसर लिखिए इसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन holds good Newton's law of gravitation holds good नंबर 1। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझाऊंगा। नंबर 1, फॉर ऑल बॉडीज of any size, for all bodies of any size and shape in the universe, shape in the universe। समझ में आई? मतलब चाहे बहुत छोटे हो, ये बाल है ना, बाल अपने, ये बाल इससे भी छोटे कर दो, ये कितनी भी छोटी हो और कितनी भी बड़ी हो, यानी कि देखो मेरे जो 2 बाल है ना, कोई 2 बाल निकालो, इनके बीच में भी लग रहा है ये फोर्स, और सन और अर्थ के बीच में भी लग रहा है ये फोर्स। मतलब इसको कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट छोटा है कि बड़ा है। अच्छा, वो गोल है या वो ट्रायंगल शेप में है कि वो स्क्वायर शेप में है कि वो रॉड शेप में है या वो शेपलेस है, उसका कुछ भी शेप है, नॉन ज्योमेट्रिकल शेप है, चलेगा। ये यदि वो पार्टिकल है और उसके पास मास है, अब मास कितना भी कम हो कितना भी ज्यादा हो, ये काम करता है, ये होल्ड करता है, इसलिए ये यूनिवर्सल लॉ है। पहला पॉइंट। नंबर 2, पहली बात मैंने कही कि ये पार्टिकल्स का शेप साइज को नहीं देखता, ये हर चीज को मानता है। अब देखिए नंबर 2, तो ये है एट ऑल प्लेसेस इन द यूनिवर्स। दूसरा क्या है? दिस होल्ड्स गुड एट ऑल प्लेसेस इन द यूनिवर्स, at all places in the universe। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं है कि केवल वो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहीं पे लगेगा, ये गुना में भी लगेगा, ये आपके घर में भी लग रहा होगा,
ये शिकागो में भी लग रहा होगा, ये जापान जर्मनी में भी लग रहा होगा, नॉर्थ पोल पे भी होगा, साउथ पोल पे होगा। ये तो अर्थ की बात हो गई, ये मून पे भी है, सन पे भी है, ये हर जगह लगता है। ये नहीं कह सकते कि सब ये तो सब यहाँ लगेगा, यानी कि ये हर जगह लगता है, इसलिए भी ये यूनिवर्स है। थर्ड पॉइंट, एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स। ये नहीं कि आज मेरा मूड नहीं है, आज नहीं लगूंगा, है ना, ऐसा नहीं होता कि आज तो मुझे गुस्सा आ गया है, मेरे घर में लड़ाई हो गई थी इसलिए आज मैं लगूंगा ही नहीं, आज कोर्स कैंसिल। नो, ये हमेशा लगता है, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, शाम, कुछ भी हो, दिन हो, रात हो, कुछ मतलब नहीं है। मतलब कल भी लगा था, आज भी लग रहा है और कल भी लगेगा। तो लिखो इस बात को, एट ऑल टाइम, दैट इज टुडे, टुडे, yesterday, yesterday and tomorrow. Hence, Newton's law of gravitation, hence Newton's law of gravitation, hence Newton's law of gravitation is known as universal law of gravitation. Universal law of gravitation. समझ में आ गया बच्चों कि इसे हम लोग क्यों कहते हैं यूनिवर्स? फिर सुन लीजिएगा कि ये हर तरह की बॉडी में लगता हो, छोटी हो, बड़ी हो, पुरानी हो, दिखानी हो, ऐसी हो, वैसी हो, काली हो, पीली हो, नीली हो, हरी हो, गुलाबी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। नंबर एक। दूसरा, कहीं रखी हो, यानी कि वो हमारे घर में है तो नहीं लगेगा, हर जगह लगती है और किसी भी समय लगती है, चाहे वो आज हो, कल हो या परसों हो, है ना, जो निकल गया तब भी लगेगा, आगे भी लगता रहेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। यदि ये प्रश्न आ गया कि व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ, तो आप इसको लिख पाओगे? यस सर। गुड। अब ये तो हो गई थी क्यों कहते हैं, अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट डालो, हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं एक एक पॉइंट लिखाऊंगा आपका, इसकी क्वालिटी लिखाऊंगा और फिर समझाऊंगा उसको, है ना। तो पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies, gravitational force between two bodies does not need any contact between them. Contact between them. It means gravitational force is action. It means gravitational force is action at a distance. So gravitational force is action. Sorry, is नहीं आएगा बेटा, in action, माफ करना, गलत हो रहा है, in action at a distance. समझो, ऐसा नहीं है कि जब सर देखेंगे तो ही हम पढ़ाई करेंगे, या पापा अभी शाम को ऑफिस से लौट के आने वाले होंगे
तो ही हम पढ़ाई करेंगे। ये तो क्या होता है, दिन भर मस्ती मारी जाती है और जैसे ही पापा आ गए तो किताब लेके बैठ गए, है ना, या मम्मी बाहर से लौट के आई तो हम तो पढ़ रहे थे। ऐसा चीटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं करता। इसकी क्वालिटी होती है, चाहे वो कांटेक्ट में रहे चाहे कांटेक्ट में ना रहे। पापा घर पे हो, मम्मी घर पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो जो पढ़ना है हम पढ़ेंगे। इफ आप ऐसा करते हो, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बात हमको सीखनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स से, कि जरूरी नहीं है बेटा कि दो बॉडी के बीच में तभी फोर्स लगेगा जब वो कांटेक्ट में होंगी ना, वो दूर दूर भी हैं तब भी फोर्स लग जाएगा। आई बात समझ में? नो नीड टू कांटेक्ट। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से एक अच्छी चीज क्या सीखनी चाहिए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को अपना काम करने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कांटेक्ट में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कांटेक्ट में आ जाएगा तो मना कर देगा मैं ही करूंगा, ओके। लेकिन जब कांटेक्ट में नहीं है तब भी तो हमेशा एक अच्छी चीज क्या सीखोगे, यदि हम जो काम करते हैं, जो हमको डेली काम करने हैं, तो हमें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए या इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब मम्मी बोले बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बेटा पढ़ो, सुबह से पढ़े नहीं हो, टीवी देख रहे हो, ये कर रहे हो, खेल रहे हो, तो ही पढ़ेंगे। नो, यदि आपने अपना टाइम तय कर लिया है, यदि आपने अपना टाइम तय कर लिया है कि मुझे इस समय ये करना है, उस समय ये करना है, तो आप कीजिए। आपको इस बात का वेट नहीं करना चाहिए कि मम्मी जब बोलेंगी तब ही करेंगे या पापा बोलेंगे तभी करेंगे। खाना कैसे खा लेते हो? कभी मान लो कि आपको बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है और मम्मी नहीं बोल रही खाना खाने की, अक्षता क्या करोगे फिर? सर कौन मम्मी से पूछ के खाना खाता है? सर जिसको भूख लगती है वो तो खा लेता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो चीटिंग हुई ना, है? तो फिर मम्मी के कहने का क्यों हम इंतजार करते हैं? जब मम्मी कहेंगी तभी हम पढ़ने बैठेंगे। बताओ सारे बच्चों। नकुल, यस सर। हाँ बताओ बेटा। फिर हम क्यों सोचते हैं कि जब मम्मी या पापा या बड़ा भैया है या अंकल आंटी जो भी घर में रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, तो वो जब कहेंगे तभी हम पढ़ाई करेंगे। जैसे हमको भूख लगती है तो फिर हम इसका इंतजार नहीं करते कि मम्मी खाना देगी तो ही लेंगे, या मम्मी से मम्मी कहेगी तो मम्मी ने खाना नहीं दिया बोले कि मैं नहीं दे रही, मैं तो बिजी हूँ, तो क्या करते हो? खुद जाते हो किचन में, खुद ही अपना सामान लेके खाना चालू कर दिया। सुनो पूजित, यस ऐसे ही सर। होता है ना? हाँ, तो फिर तो आज से एक नई चीज सीखनी पड़ेगी आप लोगों को। तैयार हो? कोई तैयार नहीं है? यस यस सर। सर। हाँ, तो आज से आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से एक अच्छी चीज सीखनी पड़ेगी कि वो इस बात का इंतजार नहीं करता कि ये मेरा कांटेक्ट में है कि नहीं, वो सभी पर बराबर है। तो आपको जैसे भूख लगती है तो आप इस बात का इंतजार नहीं करते कि मम्मी पापा हमसे कहेंगे तभी खाना खाऊंगा। वैसे ही जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का वेट नहीं करना चाहिए, या मम्मी बोलेगी, जब पापा बोलेंगे, वो 5-6 बार बोलेंगे तो हम पढ़ेंगे। राइट, ये ध्यान रखना। नंबर 2 लिखो, gravitational force between two bodies, gravitational force between two bodies, between two varies bodies varies inversely proportional to the varies inversely proportional to the square of the distance between them, between them.
Sir, please repeat it. Okay, gravitational force between two bodies varies inversely proportional to the square of the distance between them. Hence, gravitational force is an inverse square force. इसका मतलब क्या हुआ? ये अपने आप में एक अलग प्रश्न हो गया बेटा। कोई आपसे पूछ सकता है why gravitational force is also known as inverse square force, तो आप ये लिख सकते हैं because it is depend on the inversely proportional to the square distance between them. Can you repeat? क्या बेटा? Sir, can you repeat? Yes, I can. Hence, gravitational force is an inverse square force. Third, तीसरा पॉइंट होता है कि ये जो फोर्स लगता है ये तो अलग अलग बॉडी पे लगता है, एक ही बॉडी पे नहीं होता, और एक दूसरे पर बराबर लगाते हैं। जैसे कि अर्थ जितना फोर्स हम पर लगा रही है, हम भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, बराबर के खेल है भाई इसमें। थर्ड पॉइंट लिखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज form an action reaction pair. तीसरा ये हो गया। and they apply equal and opposite force to each other. जैसा कि आपको मैंने बताया, आपको इस फोर्स की खास बात ये होती है कि ये यदि मैं कहूँ कि इसको छोटी बॉडी है, मैंने इनका मास कम है तो कम हो जाएगा, अधिक है तो अधिक हो जाएगा। तो लिखिए इसी बात को, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्मॉल बॉडीज, is very small. On the other hand, gravitational force between two large bodies is large. सर ये 4th पॉइंट था। हाँ, 4th पॉइंट। ठीक, लास्ट पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि इनके बीच में ये केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, कभी भी रिपल्सिव नेचर का नहीं होता। तो बस लिख दो इसी बात को, ग्रेविटेशनल फोर्स between two objects
between two objects or bodies, two objects or bodies is always attractive in nature. Attractive in nature. Is attractive in nature. ठीक. अब मुझे आपका याद दिलाएंगे जब मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ूंगा, तो मुझे आपको यूनिवर्सल जो मैंने कांस्टेंट दिखाया ना आपको जी, इसको डिफाइन करना है। तो आप मुझे बताएंगे सर कि हमको इसको डिफाइन करना है पहले, ठीक है ना, याद रखना। हमारी अगली क्लास जब भी होगी तो हम अगली क्लास में आपको मैं तुमको सिखाऊंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल। सर व्हाई मून डू नॉट गेट क्रैश, एक मिनट सर, व्हाई मून डू नॉट गेट द सन व्हाइल इट हैज। ओके बेटा, ये चूंकि आपने बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, यदि स्टार्टिंग से पूछे तो मैं इसका आंसर तुमको दे पाता। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपका इसी आंसर से शुरू करूंगा बेटा, ठीक है ना। मैं इसको इसी आंसर से आपके इसी क्वेश्चन से शुरू करूंगा और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करूंगा। ओके चलिए, Yes. थैंक यू वेरी मच। साइरा। Sir, I'm